प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैंने पिछले ऑनलाइन क्लास में बच्चों आपको भारत की खोज पार्ट 2 तलाश जो है समझाया था। तो आज एक बार उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, समझेंगे। तो सभी बच्चे अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। इस पाठ से मैंने जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है वो निकाले हैं। पूरी ऑनलाइन क्लास में आप अच्छे से बने रहें और इस पाठ को अच्छे से समझें। तो बच्चों, इसमें मैंने बताया था इस पाठ को कुछ भागों में बांटा गया है। पहला भाग है भारत के अतीत की झांकी, और दूसरा है भारत की शक्ति और सीमा, भारत की तलाश, भारत माता, भारत की विविधता और एकता, और जन संस्कृति। तो पूरे पाठ को मेरे द्वारा आपको समझाया गया है। अब जो है जब नेहरू जी जेल में थे तो उनके मन में बहुत तरह तरह के सवाल उठते रहते थे, क्योंकि उनका मन था कि वहाँ के जो खंडर थे, जहाँ वो रह रहे थे उस जेल में, जहाँ की मिट्टी जो है जो पुराने खंडर, इमारतें, पुरानी इमारतों, उनके द्वारा जो है मिट्टी ऐसी थी कि वहाँ पर जो है नेहरू जी को बागवानी करनी पड़ी। और वहाँ की मिट्टी जो उन्होंने देखी बहुत ही पथरीली थी, टूटे फूटे स्मारक चिन्ह थे, स्मृतियाँ थी और वो भग्नावशेष थे। तो उन सब को देखकर उनके मन में ये आया, और सिंधु जो घाटी की सभ्यता है वहाँ से उन्हें पता लगा, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, बहुत सारी सभ्यताओं को उन्हें पता लगा। तो उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठते थे कि भारत क्या है। तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते थे बच्चों। नेहरू जी के मन में प्रश्न उठते थे कि आखिर भारत क्या है, अतीत में इसकी क्या विशेषता थी, क्या प्रतिनिधित्व था, अपनी संस्कृति कैसे थी, हमने अपनी संस्कृति को कैसे खो दिया, कैसे जो अवशेष मिल रहे हैं वो सारे उनमें भारतीयपन है जो अवशेष मिले हैं, और आधुनिक युग में हम उसका कैसे तालमेल बैठा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों पर जो है नेहरू जी ने प्रकाश डाला है, और उन्होंने एक आलोचक के रूप में पूरी इस भारत की खोज को कह डाला है कि एक आलोचक जो होता है उसके तरह उन्होंने इस रूप में अपने आप को इस पाठ के अंदर दिखाया है। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है बच्चों, उसके बारे में बताया है कि 5000 वर्ष पूर्व की है। और इस जो ये सिंधु घाटी की सभ्यता थी ये किस तरह की थी, क्या कोई अकाल आया था, भूकंप आया था, या क्या हुआ था कि ये सभ्यता लुप्त हो गई। तो ये पूर्ण विकसित सभ्यता थी बच्चों। इसका जो आधार था पूरा भारतीयपन था, और अन्य सभ्यताओं से भी इनका संबंध था। तो अब जो है इन प्रश्नों पर हम जो है प्रकाश डालेंगे, और एक एक प्रश्न को बच्चे बड़े ध्यान से आप समझेंगे, सुनेंगे, ताकि आपको ये पूरा पाठ जो है समझ में आ जाए। पहला प्रश्न है बच्चे, इसमें मैंने जो समझा रही हूँ आपको, कौन से पत्थर अतीत की कहानी कहते हैं। बच्चे, पुरानी जो मूर्तियाँ थी, खंडित पुराने स्मारकों तथा भग्नावशेषों, भित्ति चित्र जो दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं भारत के अतीत की कहानी कहते हैं कि हमारा अतीत में भारत किस तरह का था। कौन कौन सी चीज़ें कहती, पुरानी मूर्तियाँ, खंडित पुराने स्मारक, भग्नावशेष, भित्ति चित्र, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं। अगला प्रश्न है बच्चों, नेहरू जी ने नदियों के बारे में क्या कहा है। तो नदियाँ आपको पता है, पूरा नदियों के ऊपर हमारा जनजीवन जो होने पर निर्भर करता है। तो जो पर्वतों से निकलने वाली नदियाँ हैं उनको नेहरू जी को बहुत आकर्षित किया है। पौराणिक जो हमारी कथाएँ हैं, उत्सव है, नाटक आदि का संबंध जो है नदियों से है, क्योंकि पुराने लोग जो भी कथाएँ और जो लिखा है प्रकृति से, हिंदू सभ्यता जो है हमारी प्रकृति से लगाव रहता है। तो इस प्रकृति की पूजा करते हैं, जो भी कुछ किया जाता है प्रकृति की देख रेख में, और उसको आधार मानकर ही किया जाता है। भारत में जो गंगा नदी है वो भारत का हृदय माना जाता है, और हमारे यहाँ पर परंपरा है कि हम नदियों को माँ कहकर बुलाते हैं और हिमालय को पिता कहते हैं। तो जो भारत की गंगा नदी है इसकी गाथा और संस्कृति तथा सभ्यता इसकी कहानी कहते हैं, जो नदियों के बारे में बताया गया है। नदियाँ जो है पूरी हमारी संस्कृति और सभ्यता की कहानी कहती हैं। अगला प्रश्न है बच्चों,
लेखक को किन कारणों से भारत की गिरावट का अनुभव हुआ? कौन कौन से कारण लगे कि भारत की जो हमारी संस्कृति और सभ्यता कैसे गिर गई, कैसा अनुभव किया उन्होंने? लेखक को लगा कि जो हमारे शब्दों की प्रधानता थी, भव्य कला थी और मूर्ति निर्माण की जगह जटिल नक्काशी का होना, बहुत बारीक, बहुत मुश्किल, बारीक बारीक पत्थरों को तराश कर जो नक्काशी की जाती है उसमें कुछ न कुछ जड़ा जाता है। इसके कारण जो है हमारे उसमें गिरावट आई और सरल और स्पष्ट भाषा की जगह अलंकृत भाषा। सरल और स्पष्ट भाषा सबकी समझ में आ जाती है, लेकिन अलंकृत भाषा सबकी समझ से बाहर रहती है। और जटिल साहित्य शैली थी, साहित्य की शैली थी जो कि विद्वान व्यक्ति और ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति ही समझ सकता था। और संकीर्ण थी, मतलब जो है पूरी विस्तार नहीं था, कुछ उसमें सीमा में बंधी हुई थी। रूढ़िवादिता गिरावट का कारण माना गया है। लेखक कौन है? नेहरू जी हैं। नेहरू जी ने किन ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं, आगरा और दिल्ली में बनी इमारतें। और बच्चे और कौन कौन सी हैं? आगरा और दिल्ली में बनी इमारतें, बनारस के पास सारनाथ के मंदिर जो है, फतेहपुरी सिकरी, हरिद्वार आदि इन्होंने भ्रमण किया। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत माता की जय के जयकारे से किसान का क्या आशय है? जय भारत माता की नारे किसके द्वारा लगाई गई? किसान के द्वारा। तो किसान ने ऐसा क्यों कहा? भारत माता की जय किसान कहने का किसान का आशय है कि भारत हमारी माता है। भारत की मिट्टी बहुत ही सुंदर और प्यारी है। मिट्टी गांव की, जिले की, शहर की, राज्य की, समस्त भारत की, अन्न, जल, धन, दौलत सब इसकी देन है। जीवन देने वाले, भरण पोषण करने वाली हमारी भारत माता है। इसी की मिट्टी में पैदा होते हैं, इसी का अन्न जल ग्रहण करते हैं और ये हमारी जीवन दायिनी है। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत की विविधता भिन्न होते हुए भी एक कैसे है? ठीक है, तो भारत में हमें विविधता जो है स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष दिखाई देती है, शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में। शारीरिक भी, आप देखिए हर जगह की जो व्यक्ति है वो अलग अलग तरह के शरीर की बनावट है, कहीं लंबे होते हैं, कहीं छोटे होते हैं। तो और सबके मानसिक स्तर का भी अलग अलग वो है, कोई पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले अलग हैं, मैदानी भाग में रहने वाले अलग हैं। तो हर जगह की शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में अंतर है, परंतु फिर भी भीतरी समानता है। हमारे अंदर से, भीतर से सभी हम समान हैं, सभी के अंदर भारतीयता है, हिंदुत्व है और इसी से हम जुड़े हुए हैं। चाहे कोई बंगाली है, मराठी है, गुजराती है, तमिल है, उड़िया है, असम है, कन्नड़ है, मलयाली है, सिंधी है, पंजाबी है, पठान है, कश्मीरी है, राजपूत है और हिंदुस्तानी। भाषा भाषी सैकड़ों वर्षों से अपनी पहचान बनाए हुए हैं। सभी अलग अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं? हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। सबके गुण दोष जो हैं सब बराबर मिलते हैं, सबके गुण भी बराबर ही हैं और दोषों की संख्या भी बराबर है। अगला प्रश्न है बच्चों, राष्ट्रीय भावना से आप क्या समझते हैं? बच्चों, राष्ट्र के प्रति हित समर्पित की भावना ही राष्ट्रीय भावना कहलाती है। कि हित मतलब भलाई की, जो भी हम काम करें वो अपने राष्ट्र की, अपने देश की भलाई के लिए ही होने चाहिए। जैसे देश में हमारी जितनी भी संपत्ति है उनकी रक्षा करना, कहीं भी किसी तरह की कोई नुकसान न पहुंचाना, ना जनमानस को, ना किसी संपत्ति को, ना धन को, ना दौलत को, क्योंकि हम सब इसी में बने हैं, इसी में पनपे हैं, इसी में पल रहे हैं और इसी से हमें लेना है, इसी में हमें देना है। तो इसलिए हमें इस संस्कृति की, अपनी राष्ट्रीय भावना की कदर करनी चाहिए, इसके हितों को ध्यान में रखना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का राष्ट्र के हित में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जो कार्य करें राष्ट्र के हित में ही होना चाहिए। तो हित को समर्पित की भावना, हित को किसकी भावना? समर्पित की भावना ही राष्ट्रीय भावना है। राष्ट्र के प्रत्येक कार्य में हमारे योगदान हो, राष्ट्र का कोई भी कार्य हो, हमें उसमें अपना योगदान देना चाहिए। चाहे श्रम दान दें, धन दान दें, किसी भी तरह का हमें दान देना चाहिए, हमारा योगदान होना चाहिए। ना कि हम सिर्फ जो है राष्ट्र से ले लें, राष्ट्र को हमें देने का भी हमारा दायित्व बनता है। जैसे हम माँ बाप ने पैदा किया है तो राष्ट्र हमारे माँ बाप की तरह ही। तो क्या हम जिंदगी भर माँ बाप से लेते रहेंगे? हमारा दायित्व क्या बनता है कि माँ बाप को भी बड़े होने पर कुछ दें, कुछ समर्पित करें। अधिकार से पहले हमारे अंदर कर्तव्य की भावना हो,
कि हम लोग अधिकारों की बात करते हैं लेकिन कर्तव्य से हम विमुख होते हैं, कभी कर्तव्य की तरफ हम नज़र नहीं दौड़ाते। लेकिन सबसे पहले क्या है, हमें कर्तव्य करना चाहिए, उसके बाद ही हमें अधिकार की आशा रखनी चाहिए। कर्तव्य से पहले अधिकार और बाद में कर्तव्य से पहले अधिकार, बाद में की भावना जागृत हो। अधिकार बाद में, ठीक है। कर्तव्य से पहले अधिकार क्या होना चाहिए, कर्तव्य से पहले अधिकार और बाद में कर्तव्य पहले अधिकार बाद में, कर्तव्य पहले और अधिकार जो है वो बाद में होना चाहिए, ठीक है। ये भावना होनी चाहिए और ये भावना जागृत हो। एक हिंदुस्तानी कहीं भी जाए, हम कहीं भी जाएं, अर्थात किसी भी देश में जाएं, तो उसकी पहचान क्या है हमारी, उस सब की पहचान हमारी हिंदुस्तानी ही है। हम किसी देश में चले जाएं, पाकिस्तान में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, चीन में चले जाएं, जापान में चले जाएं, रूस में चले जाएं, तो हमारी पहचान क्या होगी कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, लेखक ग्रामीणों को देखकर मंत्रमुग्ध कैसे हो जाता था। तो बच्चे, गांव के लोग आप सभी जानते हो कि अनपढ़ होते हैं, तो उस समय तो नेहरू जी के समय में तो अधिकतर दुनिया जो है, अधिकतर ग्रामवासी जो है अनपढ़ ही थे। तो अनपढ़ ग्रामीणों को महाकाव्यों और ग्रंथों के सैकड़ों पद मौखिक याद थे। क्या थे, उन्हें सैकड़ों पद मौखिक याद थे। अब जैसे हम लोग तो आज के युग में जो है हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है, और पहले क्या था कि लोगों को मुँह ज़ुबानी मौखिक याद थे। प्राचीन कथाओं, जितनी भी प्राचीन जो क्या थी कथाएं, मौलिक नैतिक शिक्षाओं का आचार प्रसार थी। जितनी भी पुरानी कथाएं थी वो मौलिक नैतिक शिक्षाओं के ऊपर आचार प्रसार था। उनके आचार होता, व्यवहार प्रसार होता, उसको फैलाना, अपने व्यवहार में भी लेकर आते थे और उसको आगे भी उसका प्रसार करते थे। और वहाँ के लोग कैसे थे बच्चों, संवेदनशील थे। कैसे थे, एक दूसरे की भावनाओं को समझने वाले। संवेदना में जैसे दूसरे की वेदना है, संवेदना उसकी तरह, उसी तरह से वो अपना अनुभव भी उसके सामने व्यक्त करना। और चेहरे जो है बलिष्ठ थे, संवेदनशील चेहरे थे। शरीर बलिष्ठ था, देह जो थी अच्छे ताकत वाले थे। आज की तरह जो है अनाप शनाप नहीं खाते थे, सिर्फ शुद्ध और सात्विक भोजन करते थे। और सूर्य अस्त होने से पहले वो भोजन कर लेते थे। और महिलाओं में लावण्यता थी, बहुत ही सहनशीलता, सुशील और बहुत ज़्यादा सुंदर थे। उनकी उसमें एक निखार था यौवनता में, और नम्रता थी उनके स्वभाव में, गरिमा थी, गौरव था। आदि को देखकर लेखक जो है मंत्रमुग्ध हो जाता था। ठीक है बच्चों, इस पूरे पाठ से, पाठ संख्या 2 से तलाश से मैंने जो है महत्वपूर्ण प्रश्न निकाले हैं। तो बच्चों सारे प्रश्न ध्यानपूर्वक समझें ताकि इस पाठ का आपके अच्छे से अभ्यास हो सके और इस पाठ के बारे में आपको पूरी जानकारी हासिल हो सके। तब तक के लिए नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।